नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्मॉल कैप ज्यादा रिस्कियर होते जा रहे हैं। स्मॉल कैप में काफी अच्छा इन्वेस्टर का पैसा बना है, लेकिन आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से, लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव से, हिस्टोरिकल डेटा के पर्सपेक्टिव से और इनफ्लोज के पर्सपेक्टिव से क्या लग रहा है स्मॉल कैप में। तो सबसे पहले हम लेते हैं मीन एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय इबिटा। तो वो क्या चल रहा है आज की तारीख में। तो ये 5.5 टाइम था 2003-4 में जब बड़ी रैली चालू हुई, और 2000 जनवरी 8 में जब बड़ा मार्केट पीक हुआ तो वो 21 टाइम के आसपास हो गया था। और उसके बाद मार्केट गिरा तो 5.4 पे आ गया वापस, लेकिन उस करेक्शन में स्मॉल कैप में 70% के आसपास करेक्शन आया। उसके बाद ये 5.4 से बढ़ता बढ़ता जनवरी 2018 में 25 टाइम के आसपास पहुंच गया था। और उसके बाद वापस हमने देखा कि स्मॉल कैप में बड़ा करेक्शन आया और कोविड टाइम में वो 11.7 पे पहुंच गया था। अभी वापस जो जनवरी 2008, जनवरी 2018 कम से कम उसी लेवल के ऊपर मीडियन एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय इबिटा उस लेवल पे आ गया है। दूसरा हम देखें कि रिलेटिव वैल्यूएशन क्या है स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप ऑन सेम पैरामीटर, मीडियन इबिटा डिवाइडेड बाय मीडियन एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय इबिटा। हम देखें तो हिस्टोरिकली ये स्मॉल कैप लार्ज कैप के कंपैरिजन में 24% डिस्काउंट पे ट्रेड होता था। ये जनवरी 2008 के पीक में डिस्काउंट 24% से कम होकर 10% हो गया, और मार्च 2009 में जब मार्केट में बड़ा करेक्शन हुआ तो डिस्काउंट करीब करीब 48% पे पहुंच गया। और मार्च अप्रैल 2014-15 में जब मोदी जी की वापसी हो रही थी तो डिस्काउंट कम हो गया, 5% के आसपास हो गया। और वापस जब 2015 मार्च 16 में ये 35% डिस्काउंट पे हो गया। और जनवरी 2018 के पीक में ये 3% प्रीमियम पे चला गया, और कोविड के टाइम ये करीब करीब 33% डिस्काउंट पे चला गया। आज ये खाली 9% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है स्मॉल कैप कंपेयर टू लार्ज कैप, जो कि हिस्टोरिकल एवरेज 24% डिस्काउंट पे था। तो वो हम मैट्रिक्स देखें। तीसरा हम देखें कि बीएसई स्मॉल कैप निफ्टी के कंपैरिजन में कितना परफॉर्मेंस दिया है। तो ये अगर हम नंबर देखें तो मालूम पड़ेगा कि 2007-8 में ये करीब करीब 2.6 टाइम के आसपास था। फिर मार्केट गिरा, इसके अंदर करेक्शन आया, और फेब 2009 में तो ये काफ़ी कम हो गया। और उसके बाद वापस नवंबर में 2% के 2 टाइम के आसपास पहुंचा। नवंबर 2010 के अंदर वापस करेक्शन हुआ बड़ा, और वापस जनवरी 2018 में 1.91 के आसपास हो गया। और कोविड टाइम में जब वापस डिस्काउंट पे मतलब 1.1 1.2 के आसपास हो गया। अभी वापस ये 1.95 या 2 टाइम के आसपास हो गया। तो अभी लार्ज कैप के कंपैरिजन में स्मॉल कैप ने परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा दिया है। फिर हम देखते हैं किस तरह का इनफ्लो स्मॉल कैप के अंदर आया। तो हम इनफ्लो देखें तो मालूम पड़ेगा कि पिछले एक साल में YTD मतलब इस साल में जो टोटल 96,000 करोड़ का इनफ्लो आया है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में, उसमें 26,000 करोड़ खाली स्मॉल कैप में आया है, 14,000 करोड़ मिड कैप में आया, 16,000 करोड़ थीमेटिक फंड में आया। लार्ज कैप में 2,000 करोड़ नेगेटिव रहा। तो आप इनफ्लो वाइज भी देखो तो स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। और पहली बार मैंने देखा कि स्मॉल कैप के फोलियोज एक्चुअली लार्ज कैप से ज़्यादा हो गए। अभी स्मॉल कैप के फोलियोज के कंपैरिजन में खाली ELSS के फोलियो ज़्यादा है या फ्लैक्सी कैप के फोलियो ज़्यादा। उसके बाद थर्ड नंबर पे स्मॉल कैप आ गया। वही मेरे हिसाब से एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक देखने वाला है। टोटल अगर हम देखें कि स्मॉल कैप में कितना पैसा आ रहा है, एक्टिव का जो पैसा आ रहा है 38% जो एक्टिव फंड में पैसा डाल रहे हैं लोग, 38% स्मॉल कैप के अंदर आ रहा है। तो ये 38% आ रहा है। अभी हम देखें कि AUM किस तरह बढ़ा तो मालूम पड़ा कि पिछले 2 साल में स्मॉल कैप का AUM 40,000 करोड़ से बढ़ के 1,27,000 करोड़ हो गया। मतलब 3 गुना AUM बढ़ा। एक तो परफॉर्मेंस है, दूसरा इनफ्लोज की वजह से, वो भी हिस्टोरिकली क्रेजी नंबर है मेरे हिसाब से। अभी हम लिक्विडिटी देखते हैं तो लिक्विडिटी मालूम पड़ा कि स्मॉल कैप में जो स्टॉक्स हैं, अगर वो फंड बेचना चाहे तो एक महीने में खाली 35% के आसपास टोटल AUM के स्टॉक लिक्विडेट हो सकते हैं।
1 महीने से 3 महीने में 23% के आसपास स्टॉक लिक्विडेट हो सकते हैं और 3 से 6 महीने 20% के आसपास स्टॉक लिक्विडेट हो सकते हैं। तो आप देखिए कि 65% स्टॉक 1 महीने के अंदर भी आपके लिक्विडेट नहीं होते हैं, और जब प्राइस गिरता है तो लिक्विडिटी ड्राई हो जाता है, तो और प्राइस करेक्शन बहुत फास्टर लेवल पे जाता है। तो हमने देखा है कि वैल्यूएशन एंटरप्राइज लेवल का देखा, वैल्यू हमने मार्केट का अप्रिसिएशन देखा स्मॉल कैप का कंपेयर टू निफ्टी, हमने लिक्विडिटी देखी, हमने इंक्रीज इन एयूएम देखा, हमने इन्फ्लो देखा। सब चीज देख के लग रहा है कि स्मॉल कैप में थोड़ा चैलेंज है। और एक चीज और आप देख सकते हो कि जो प्रॉफिट पूल है इंडियन कंपनीज का, लिस्टेड कंपनियों का जो प्रॉफिट पूल है, उसका बड़ा हिस्सा निफ्टी 500 कंपनीज के पास जाता है। उसके अंदर अगर हम देखें तो निफ्टी का जो प्रॉफिट पूल में हिस्सा है वो 75% है, और निफ्टी का मार्केट कैप में जो हिस्सा है वो 63% है। ये हिस्सा पहले 77% था अगस्त 2020 के अंदर। तो निफ्टी कंपनी का प्रॉफिट पूल में हिस्सा 75% था, मार्केट कैप में 77% हिस्सा था, तो करीब करीब बराबर था। लेकिन पिछले 3 सालों में ये हिस्सा निफ्टी का टोटल मार्केट कैप में गिर के 77 से गिर के 63 हो गया। हम लेते हैं मिड कैप 150, तो मिड कैप 150 के अंदर प्रॉफिट पूल में मिड कैप 150 का हिस्सा 16% के आसपास था, है करीब करीब वहीं उसी लेवल पे। लेकिन जो मार्केट कैप में हिस्सा मिड कैप का वो 3 साल पहले 14% था, वो 19% के लेवल पे पहुंच गया। और तीसरा हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि स्मॉल कैप 250 का प्रॉफिट पूल में कितना हिस्सा रहा हिस्टोरिकली, करीब करीब 9% के आसपास रहा है। आज हिस्सा भी उतना ही, करीब करीब उतना ही है, लेकिन मार्केट कैप में इनकी हिस्सेदारी 9% के आसपास हुआ करती थी, वो हिस्सेदारी 9% से बढ़ के उनका शेयर करीब करीब 13% हो गया। तो पिछले 3 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हुआ। ये डेफिनेटली एक बात है कि अपॉर्चुनिटी वाइज कुछ सेक्टर है इकोनॉमी के जो कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप के अंदर अवेलेबल है, जैसे रिफैक्ट्री हो गया, टेक्सटाइल हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, पैथोलॉजिक सेंटर हो गया, बीएफआई स्पेस के अंदर एनर्जी एक्सचेंज है, कमोडिटी एक्सचेंज है, आरटीएज है, डिपॉजिटरीज है, बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज है, मैट्रेसेस वाली कंपनी है। ऐसे कुछ सेगमेंट डेफिनेटली है जो खाली स्मॉल कैप के अंदर ही अवेलेबल है। लेकिन स्मॉल कैप के अंदर जो भी चैलेंजेस हमको दिख रहे हैं, पास रिटर्न बहुत ज़्यादा आ गया है और उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अहेड ऑफ मेरे हिसाब से अर्निंग पे चला गया है। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि स्मॉल कैप अभी रिस्कियर होते जा रहे हैं। एवरी राइज विल मेक देम मोर एंड मोर रिस्कियर। सो मेरा सजेशन इन्वेस्टर को है कि अपना असेट एलोकेशन देखें, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें और राइट डिसीजन अपने फेवर में लें, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करके। और दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पजेस के लिए है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और म्यूचुअल फंड में हमेशा रिटर्न देखने से पहले रिस्क देखें। और फाइनली, ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।